नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आपका अखबार वाला 001। मैं अभी सफदर हाशमी मार्ग पे खड़ा हूँ। यह स्थान मूलतः जब आप कनॉट प्लेस या जंतर मंतर की दिशा से बाड़ाखंबा होते हुए ITO की तरफ आएंगे तो फिर आपके ठीक सामने में यह गोलंबर मिलेगा, जहाँ आपके बाएं हाथ पहले एक सड़क बंगाली मार्केट की तरफ, दूसरा यह सफदर हाशमी और तीसरा फिर सिकंदरा रोड, फिर आगे पापड़ निकस, फिर फिरोज। जिस व्यक्ति के नाम से यह मार्ग अंकित है वो व्यक्ति एक क्रांतिकारी था। मैं 1974 का आंदोलन देखा हूँ। 1974 के आंदोलन में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था सत्ता के खिलाफ, यानी तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस सरकार को पदच्युत करने के लिए, इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए, जिस तरह से एक पूरा सभी लोग एकत्रित हुए थे, सभी पार्टी, उस सभी पार्टी में आज जो केंद्र में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, वही पहले भारतीय जनसंघ के रूप में वो भी उसी इंदिरा गांधी के खिलाफ जितने पार्टियों का समागम हुआ था उसमें यह भी। आज जो जंतर मंतर पे जितने छात्रों का या युवाओं की भीड़ है, ये दूसरी पीढ़ी है। सन 74 के आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय में शायद इनके जो पिताजी या उस श्रेणी के जो लोग हैं वो सड़क पे आंदोलन किए थे तत्कालीन सरकार को पदच्युत करने के लिए, तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को बाहर निकालने के लिए। पूरे देश में जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति था वो क्रांति चली। अब सवाल यह है कि उस जमाने में भी जो पुलिसकर्मी थे, आज की तारीख में जितने पुलिसकर्मी हैं, चाहे मिलिट्री का या पैरा मिलिट्री के फोर्सेस का और स्टेट पुलिस के, इतने सारे पुलिस उस ज़माने में नहीं थे। लेकिन लाठी चलाते समय या आंसू गैस छोड़ते समय या इस तरह की जो वारदातें पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हो रही थी, उस समय भी छात्रों को देख के सभी लोग थोड़ा सा, उनमें थोड़ी सी जो हृदय है वो हृदय में थोड़ा सा पिघलाव था। उस भीड़ में जो असामाजिक तत्व हैं घुस कर छात्रों को नहीं मारा था, लेकिन प्रगति में जंतर मंतर में जो कल हुआ है, इसमें जितने असामाजिक तत्व अंदर घुस के छात्रों की पिटाई की है, यह गलत है। यह गलत संकेत दे रहा है कि हिंदुस्तान में जो CRPF है, CRPF का फोर्स तकरीबन 3,13,000 के आसपास है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तकरीबन 2,50 लाख के आसपास है। CISF 1,44,000 के आसपास। ITBP तकरीबन 90,000 के आसपास। सीमा सशस्त्र सीमा बल ये तकरीबन 90,000 के आसपास। असम राइफल्स करीब 60,000 के आसपास। NSG जो बहुत ही प्रबुद्ध बल है वो तकरीबन 8,000 के आसपास, 7,500 प्रिसाइजली। अब इन तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर आप देख लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के माँ बाप, जो भी लोग नौकरी करते हैं या माता पिता के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होगी कि वो अपने बच्चे को बाहर भेजकर पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स को ले लें, इंडियन नेवी को ले लें या फिर आर्म फोर्सेस को ले लें, ये तमाम मिला के तकरीबन 3-3.5 लाख के आसपास लोग हैं। अगर भारतवर्ष में IAS को ले लें तो IAS तकरीबन 5,577 या 580 के आसपास ले। इंडियन पुलिस फोर्स में तकरीबन 4,344, हम इसे 5,000 लेते हैं, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के तकरीबन 8,500। IAS, IPS, IRS इस श्रेणी में जितने भी अधिकारी हैं, ये अधिकारी अपने बाल बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनमें आर्थिक शक्ति है। लेकिन हिंदुस्तान का जो आम मतदाता है वो अपने बच्चे को बहुत बेहतरीन कॉलेज और स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, अगर उन नेताओं के बाल बच्चों का आर्थिक पूरा रूप देख लें या फिर उनका जो शैक्षिक रूप है उसे आप देखें तो शायद ही कोई भी व्यक्ति, उनके बच्चे चाहे लड़का हो लड़की हो, हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, सब विदेश में पढ़ते हैं। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का अगली जो पीढ़ी आएगी वो डॉक्टर बनेगा ही, उनके लिए दुकानदारी पूरा निश्चित है। जो वकील साहब हैं, वकील साहब का बाल बच्चा अधिकांशतः वकील बनेगा।
राजनीतिक पार्टी में जो लोग हैं, एमएलए हो, पंचायत हो, एमपी हो, जो भी लोग हैं, वो अपने बच्चे को राजनीतिक पार्टी को ऐसे परोस के देंगे। बिहार में एग्जाम्पल है, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक, यानी अभी मैं लूँगा 2020 तक, 6 साल पहले तक चलते हैं, 1968 से लेके 2020 तक शिक्षा के क्षेत्र में जितना प्रयोग हुआ, यह प्रयोग और उस प्रयोग का जो परिणाम होना चाहिए, उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है। सबसे पहले 1968 में कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे एक शिक्षा नीति बनी, जिसमें यह कहा गया कि 14 साल के बच्चे तक को फ्री एजुकेशन देंगे। यह 68 के बाद में 1986 में आकर फिर एक शिक्षा नीति बनी, और उसमें यह था कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या महिलाओं के बीच में जो शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है, उसे कैसे पाटा जाए। उसी में 10+2+3 शिक्षा नीति आया, और उसी में ओपन यूनिवर्सिटी की शिक्षा नीति फिर बनी। वोकेशनल ट्रेनिंग पे, वोकेशनल एजुकेशन पे उस 1986 के जो शिक्षा नीति है उसमें अधिक जोर दिया गया। 1986 की शिक्षा नीति अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ भी नहीं था कि 1992 में एक नई शिक्षा नीति फिर आ गई, और इसमें इसी 92 के शिक्षा नीति में अन्य बातों को छोड़ दीजिए, इसमें आ गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो इंट्रेंस टेस्ट है, इसकी भूमिका का इसमें इंट्रोडक्शन हुआ। 2020 में सभी लोग जानते हैं कि फिर नई सरकार जब नरेंद्र मोदी की बनी है, उस समय फिर एक शिक्षा नीति आई है, और ये शिक्षा नीति 1968 से 1992 या 1986, इन तमाम शिक्षा नीति जितनी थी उसको इन लोगों ने ओवरऑलिंग किया। ऐसा लगा कि इनके मंत्रिमंडल में शिक्षा के क्षेत्र में जितने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है शिक्षा के लिए, इसलिए शिक्षा नीति बनी। और शिक्षा नीति अंततः ऐसी बनी है, और जिस तरह से पिछले कई दिनों से सरकार इसमें प्रश्रय दे रही है, सरकार बढ़ावा दे रही है। आप जूता सिलना सीख लीजिए, आप खोमचा बनाना सीख लीजिए, आप पंक्चर बनाना सीख लीजिए, आप ये फलाना सीख लीजिए, आप सिर ठिकाना ढिमकाना सीख लीजिए। भविष्य है वो बच्चों के हाथ में है, और बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के बजाय हम उसे पंक्चर बनाना सिखा रहे हैं, हम उसे लिट्टी चोखा बनाना सिखा रहे हैं। अब पढ़ने एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि दिल्ली में किसी एक एम्पोरियम में ये एक प्रदर्शनी हुआ था, उसमें प्रदर्शनी में बिहार के स्टॉल पे लगा लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा के उस दुकान पर प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा क्या खा लिया, पूरे बिहार में इस पे महिमा मंडल हो। क्यों भाई? लिट्टी चोखा ऐसा नहीं है कि वो बिहार का तगमा है या बिहार का एकदम मांग का टीका है। वो आप किसान से पूछिए कि चना की जो पैदाई उत्पादन करता है, चना जो खेत में उपजाता है, उस चने को बेचने में उसे क्या मुनाफा होता है, या फिर बिहार में चना का जो उत्पादन होता था, जो खेती होती थी, आज क्यों ख़त्म हो गई। बेगूसराय का पूरा क्षेत्र जहाँ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है बेगूसराय, उस पूरे क्षेत्र में पीला दाल यानी अरहर दाल, लाल मिर्ची, इसकी खेती होती थी। यह मैं 70 के दशक के बाद की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया या बेगूसराय में जहाँ मिर्ची की खेती होती थी, पूरे विश्व में वो मिर्ची वहाँ के जाती थी। आज मिर्ची नहीं है, ख़त्म हो गया। या बीच में अगर मिर्ची रही तो फिर राजस्थान के व्यापारी बिहार में आके समाप्त कर दिए। हम तकनीकी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम उद्योग को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उद्योग नहीं स्थापित कर रहे हैं, छोटे छोटे जो लघु उद्योग वो नहीं बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं कि जूता सिलना सीख लो, चप्पल सिलना सीखो, खोमचा चलाना सीखो, मूंगफली को कैसे भूनते हैं उसको सीखो। ये शिक्षा है। यानी सरकार चाहती है कि कुल मिला के पूरे देश में जो मतदाता आज नहीं कल मतदाता बनेंगे। स्कूल में अगर 12 साल 14 साल के एज तक स्कूल है तो स्कूल से बाहर निकलने के बाद 18 साल में जब वो मतदाता रहेगा तो उसको सोचने की शक्ति नहीं रहेगी।
वो जूता सिलते रहेगा। और वो नहीं चाहते हैं ये सरकार कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो। शिक्षा का सिर्फ प्रयोग हो रहा है और परिणाम ये हो रहा है कि हम जो अपने मतदान का जो प्रयोग करते समय यह सोच पाने में असमर्थ है। आज स्थिति ये है कि खिचड़ी खाओ स्कूल आओ। क्यों भाई, ये प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? हम बस्ता देंगे आप स्कूल आइए, हम किताब देंगे आप स्कूल आइए, लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल में, हिंदुस्तान में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उस स्कूल में कभी नहीं कहता है कि तुम खिचड़ी खाने के लिए स्कूल आओ, या तुम्हें हम बस्ता देंगे, तुम्हें किताब देंगे, साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे। ये कभी किसी प्राइवेट स्कूल नहीं कहता है। और लोग अंततः प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूल समाप्त। यह सिर्फ स्कूल के साथ ही नहीं है, जितने सरकारी क्षेत्र के निकाय हैं, उन तमाम सरकारी क्षेत्र के निकायों की स्थिति यही हो गई है। और जो निजी क्षेत्र के निकाय हैं वो बढ़ रहे हैं। आज़ाद भारत में यानी 1947 के बाद से लेके आज तक 2026, अगर हम अगले अगस्त में 80वां स्वाधीनता दिवस मनाएंगे तो अब तक 29 शिक्षा मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके देवेंद्र प्रधान तक। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद यानी 2014 से अगर लें तो 2014 और 2026 इस 12 साल में 4 शिक्षा मंत्री बने। यानी औसतन एक शिक्षा मंत्री का जो समय काल है वो समय काल 3 साल हो। अगर 5 साल की सरकार है और 5 साल में एक शिक्षा मंत्री 3 साल के लिए, तो वही हो गया, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। 3 साल में अगर कोई शिक्षा मंत्री में स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी। मैं नहीं समझता हूँ कि भारत की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति, अगर स्मृति ईरानी की तुलना हम नूरुल हुसैन से करते हैं या हुमायूं कबीर से करते हैं या मुरली मनोहर जोशी से करते हैं, तो थोड़ा सा सोचने में कि हम शिक्षा को कहाँ ले जा रहे हैं यही निर्भर करेगा। अगर जिस कुर्सी पे मुरली मनोहर जोशी बैठते थे उसी कुर्सी पे अगर स्मृति ईरानी बैठी है, या जिस कुर्सी पे मुरली मनोहर जोशी बैठे थे उसी पे जावेदकर बैठते हैं, या रमेश पोखरियाल बैठते हैं, या अभी धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? ये शिक्षा जो मंत्रालय की सोच कहाँ जाएगी? मुरली मनोहर जोशी की सोच क्या उस सोच की बराबरी में ये प्रदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब सवाल सिर्फ ये है कि इतनी सारी कुव्यवस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में कुव्यवस्था पिछले 12 साल में हुआ, इस कुव्यवस्था के कारण अगर ऐसी कौन सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी हाथ पे बैठाए हुए हैं? कुछ तो होगा। आज नहीं कल नहीं परसों बात खुलेगी ही, अखबार में छपेगा, टेलीविज़न पे आएगा, कहीं न कहीं जो आज समर्थक हैं कल विपक्ष में चले जाएंगे, कहीं न कहीं से ये मैसेज लीक करेगा कि आखिर क्या बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को स्टेप डाउन नहीं हो रहे। मैं यह नहीं कहूँगा कि मंत्रालय में अगर मंत्री को हटा दिया जाता है तो शिक्षा की पूरी जो विचारधारा है या शिक्षा पद्धति है वो बदल जाएगा, नहीं कह सकते। लेकिन शिक्षा के जगत में बहुत बेहतरीन लोग सब बैठे हैं पूरे भारतवर्ष में। हम उनकी राय मशवरा करके पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको इतना बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए। और जो अभी की व्यवस्था है उस व्यवस्था में मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि किसी को भी शिक्षा को बहुत बेहतर, शिक्षा का जो जगत है इस जगत को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर है, नहीं है। पिछले साल उस समय के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब एक मंच के माध्यम से कहते हैं कि भारतवर्ष में एक बीमारी चली है बाहर जाके पढ़ने की। कौन सा मंच था, कैसा मंच था, इस बात को अलग करते हैं। एक उपराष्ट्रपति के मुख से इस तरह की बात सुनकर थोड़ा सा मन विचलित हो गया। मेरी सोच है कि चूँकि भारतवर्ष में इस तरह की शैक्षिक व्यवस्था नहीं है,
या भारतवर्ष में हमें विदेशी शिक्षा का ठप्पा लगाना यहाँ बहुत बेहतर माना जाता है। जैसे पासपोर्ट पे लंदन का या अमेरिका का ठप्पा लग जाने से हम समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, उसी तरह किसी विदेशी विश्वविद्यालय से शिक्षा का ठप्पा लगने से समझते हैं कि बहुत बेहतर हो गया। ये स्वाभाविक है कि जब बोले होंगे तो भारत के जो आम लोग हैं उनके लिए बोले होंगे कि यह एक प्रवृत्ति चली है कि भारत के लोग अपने बच्चों को विदेश भेजकर पढ़ाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एक व्यक्ति उस सक्षम है, मैं आम नागरिक की बात बता रहा हूँ, तो वो बाहर भेज सकता है। लेकिन धनखड़ साहब ये नहीं देखे कि जिस समय वो उपराष्ट्रपति थे उस समय नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजे। धनखड़ साहब खुद थे उसमें अपनी बेटी के मामले में। निर्मला सीतारमण, इनकी बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। पीयूष गोयल बहुत ज्ञान देते हैं। इनका बच्चा, इनका जो 2 बच्चा है, ध्रुव और राधिका, दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एस जयशंकर, ये भी बहुत ज्ञान देते हैं राष्ट्र के लोगों को। इनका बच्चा यूएसए में। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। इनकी जो बेटी है नैमिषा प्रधान, ये मास्टर लॉ की है यूएस से। राजनाथ सिंह, इनका भी बच्चा विदेश से। स्मृति ईरानी, इनका भी बच्चा विदेश से। शिवराज सिंह चौहान, इनका भी बच्चा विदेश से। राज सिंधिया, इनका भी बच्चा विदेश में। रविशंकर प्रसाद, ये कानून मंत्री भी रह चुके हैं, इनका भी बच्चा विदेश में। प्रकाश जावड़ेकर, ये भी शिक्षा मंत्री थे, इनका भी बच्चा विदेश में। हरदीप सिंह पुरी, इनका भी बच्चा विदेश में। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका भी बच्चा विदेश में पढ़ाई किया है। जेपी नड्डा, ये भी ज्ञान दिए हैं, अभी कुछ दिन पहले आके मिले हैं जंतर मंतर पे, इनका भी बच्चा विदेश में से। वसुंधरा राजे सिंधिया, अजीत सिंह, हर्षवर्धन। सवाल ये है कि आपका बच्चा विदेश में जाके पढ़े क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। हमारे ऐसे जो बहुत मध्यम नहीं निम्न श्रेणी के लोग हैं, उनका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? क्योंकि आपके जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में या सरकारी जो महाविद्यालय है उसमें खिचड़ी पे आमंत्रित किया जाता है कि खिचड़ी खाओ। लोभ दिया जाता है बच्चों को कि खिचड़ी खाने के लिए स्कूल आ जाओ, हम तुमको लैपटॉप देंगे स्कूल आ जाओ, हम तुमको बस्ता देंगे स्कूल आ जाओ। उसी तरह जैसे हम तुमको 500 रुपया देंगे, आके वोट दे दो। आपने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा माहौल नहीं बनाया, एक आकर्षण नहीं बनाया कि बच्चे गांव से लेके शहर के बच्चे आके स्कूल तक दौड़े, उसे स्कूल में आने के लिए, पहुंचने के लिए उत्कंठा हो। फिर किस बात पे? भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसका अगर आंकड़ा को देखें, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संसद में बोला गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, या जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भारत के संसद में कहे कि 2023 में तकरीबन 8,94,000 जो भारत के बच्चे हैं वो विदेश गए पढ़ने के लिए। सन 74 के आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारी छात्र थे उसमें और आज के जो छात्र हैं उसमें एक जो मौलिक अंतर है, वो मौलिक अंतर यह है कि उस ज़माने में छात्र कॉलेज के थे, स्कूल के छात्र भी उसमें आए थे, लेकिन मूल रूप से जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था उसमें कॉलेज के छात्र मुख्य रूप से थे पूरे भारतवर्ष के। आज जंतर मंतर पे जो छात्र हैं, जो युवा पीढ़ी है, मैं यह नहीं कहूँगा कि कॉलेज के छात्र नहीं है, लेकिन यह पूरी लड़ाई स्कूली छात्र के साथ है। क्योंकि अगर नीट का एग्ज़ाम दिया तो 12वीं कक्षा, और जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी में 12वीं कक्षा को हम स्कूल की ही शिक्षा मानेंगे। क्योंकि नीट अगर क्वालिफाई कर गया, पास कर गया, तो पास करने के बाद वो अपने स्ट्रीम में चला जाए। अगर एक पूरे भारतवर्ष के स्कूली छात्र इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो एक बच्चा कर रहा है। आमतौर पे नेताओं को लगता है, जब कुर्सी पे मंत्रिमंडल में बैठते हैं तो उन नेताओं को लगता है कि सबसे ज़्यादा काबिल वही हैं,
सबसे ज़्यादा शिक्षित वही है, सबसे ज़्यादा विचारवान वही है, क्योंकि लोग मत दे के उन्हें चुनकर भेजे हैं, इसलिए वो विचारवान हो गए, चाहे वो 7वां पास हो, चाहे 5वां पास हो, चाहे अशिक्षित हो।